क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं अपन। धन के शास्त्र की विशेषता या गुण लिखिए। एक ही बात है, कक्षा 10वीं वाणिज्य और कला दोनों के लिए धन के शास्त्र की विशेषता और अपन को इसमें गुण लिखने हैं। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं इसमें धन के शास्त्र की विशेषता का पहला बिंदु है अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु धन है। अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या बताया उसने? धन बताया। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताया इसमें धन की क्रियाओं से संबंधित मनुष्य का अध्ययन, धन की क्रियाओं से संबंधित मनुष्य का अध्ययन। तीसरा पॉइंट है सुख का आधार धन है। और चौथा पॉइंट है राष्ट्र की समृद्धि में धन, राष्ट्र की समृद्धि में भी क्या आ जाएगा? धन आ जाएगा। चौथे पॉइंट में राष्ट्र की समृद्धि में धन। उसके बाद देखें आप, पहला पॉइंट था आपका अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु धन। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन है, रुपया है, मकान, संपत्ति इत्यादि है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बताया अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या बताया? धन बताया, पैसा, संपत्ति, मकान इत्यादि आएगा। मनुष्य का स्थान इसमें क्या हो गया है? गौण है। मनुष्य का स्थान इस पर गौण है। ये देख रहे हैं, मनुष्य का स्थान यहाँ गौण है। धन ही मनुष्य का मानव जीवन का साध्य है। धन ही मानव जीवन का साध्य है। धन ही मानव जीवन का साध्य है और अर्थशास्त्र का अध्ययन उस साध्य को प्राप्त करना है। और अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या होता है? अर्थशास्त्र के अध्ययन में अपन उस साध्य को प्राप्त करते हैं, मतलब धन को प्राप्त करते हैं। पहले पॉइंट में आपको इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन, रुपया, मकान, पैसा, संपत्ति है। मनुष्य का स्थान गौण है उसमें। धन ही मानव जीवन का साध्य है। धन ही मानव जीवन का साध्य है और अर्थशास्त्र का अध्ययन उस साध्य को प्राप्त करना है, मतलब धन को प्राप्त करना। अर्थशास्त्र के अध्ययन में धन को प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। उसके बाद में आप देखें धन की क्रियाओं से संबंधित मनुष्य का अध्ययन। अब धन की क्रियाओं से संबंधित मनुष्य का अध्ययन देखते हैं। प्राचीन अर्थशास्त्र के अध्ययन को केवल उन्हीं मनुष्यों तक सीमित समझते हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से धन या संपत्ति की उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, वितरण से है। प्राचीन अर्थशास्त्री धन के अध्ययन को केवल उन्हीं मनुष्यों तक सीमित समझते हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से बता दिया धन से, संपत्ति की उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, वितरण से। अतः ऐसे व्यक्ति जैसे साधु सन्यासी जिनका संबंध इससे नहीं है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। साधु सन्यासी का संबंध इनसे नहीं होता, धन से, संपत्ति से, उपभोग, विनिमय, वितरण, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। प्राचीन अर्थशास्त्र के अध्ययन को केवल मनुष्यों तक ही सीमित समझते हैं और जिनका भी संबंध बता दिया उसने प्रत्यक्ष रूप से धन से, संपत्ति की उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि से है। अतः ऐसे व्यक्ति जैसे साधु सन्यासी जिनका संबंध इससे नहीं है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं आते, वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं आते। तीसरा पॉइंट है आपका सुख का आधार धन। सभी प्रकार के मानवीय सुख का आधार धन ही है, क्योंकि धन के बिना भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एडम स्मिथ के अनुसार या एडम स्मिथ के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति उस सीमा तक धनी या निर्धन है जहां तक वह मानव जीवन की आवश्यकताओं, सुविधाओं, सुखों का आनंद लेने में समर्थ है। ये एडम स्मिथ ने बोला है। एडम स्मिथ ने बताया है प्रत्येक व्यक्ति उस सीमा तक धनी या निर्धन है। दोनों बात बताइए उसने, धनी भी है या निर्धन भी है, अमीर भी है और गरीब भी है, जहाँ तक मानव जीवन की सुख की आवश्यकताओं, सुविधाओं, सुखों का आनंद लेने में समर्थ है। मानव जीवन आवश्यकताओं, सुविधाओं, सुखों का आनंद लेने में समर्थ है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका राष्ट्र की समृद्धि। व्यक्ति स्वहित की भावना से कार्य करता है, स्वयं की प्रेरणा से वो कार्य करता है। व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्र की समृद्धि होती है। व्यक्तिगत आय मिलकर ही राष्ट्रीय आय निर्धारित करती है, उसी के द्वारा राष्ट्र की भी समृद्धि होती है। तो ये आपके पास में 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था आपके पास में अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु धन है। दूसरा पॉइंट है आपके पास में धन की क्रियाओं संबंधित मनुष्य का स्थान, मनुष्य का अध्ययन, सुख का आधार धन है और राष्ट्र की समृद्धि धन है। ये चारों पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है, कॉपी में नोट करना है
और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें पहले चैनल को, जिनने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।